नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ 2.0 पर आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे रहस्य और रोमांच से भरी हिंदी कहानियाँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आज हम सुनेंगे सत्यजीत रे की बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद, समय यात्रा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। पिछले कुछ दिनों से बदन बाबू ने ऑफिस का काम खत्म होने के बाद कर्जन पार्क जाना बंद कर दिया था। उन्हें पार्क में रोजाना जाना बहुत अच्छा लगता था। हर शाम ऑफिस का काम खत्म होने के बाद वे सीधे पार्क जाते थे और लगभग 1 घंटा वहीं सुरेन बैनर्जी की मूर्ति के पास एक बेंच पर चुपचाप बैठे रहते थे। फिर जब ट्राम में भीड़ थोड़ी कम हो जाती थी तो वे शिवठाकुर लेन स्थित अपने घर के लिए ट्राम पकड़ते थे। हाल ही में पार्क के अंदर नई ट्राम लाइनें बिछाई गई थीं। यातायात के शोर ने माहौल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। यहाँ कुछ शांत पल बिताने की कोशिश करना असंभव हो गया था। फिर भी दफ्तर के बाद सीधे घर जाना असंभव सा था। उस समय बसों में यात्री ठसाठस मछलियों की तरह भरे होते थे। वे भीड़ के कम होने का इंतजार करते और फिर ट्राम पकड़ते थे। इसके अलावा बदन बाबू कलकत्ता शहर में बची हुई थोड़ी सी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना पसंद करते थे और इसके लिए हर दिन कुछ समय निकालते थे। वे भले ही एक साधारण क्लर्क हों, लेकिन भगवान ने उन्हें बहुत अच्छी कल्पना शक्ति दी थी। उन्होंने कर्जन पार्क में उस बेंच पर बैठकर कई अलग अलग कहानियां रची थीं। उन्हें कभी भी इन कहानियों को लिखने का समय नहीं मिला। अगर वे कहानियां लिखने का समय निकाल पाते और इन कहानियों को प्रकाशित कराया होता तो निस्संदेह वे बहुत प्रसिद्ध लेखक होते। हालांकि उनकी कहानियां व्यर्थ नहीं गई थीं। उनका 7 साल का बेटा बिल्टू अस्वस्थ रहता था। घूमने फिरने में असमर्थ होने के कारण वो ज्यादातर समय कहानियां सुनने में बिताता था। उसके माता पिता दोनों उसे हर तरह की कहानियां सुनाते थे। परियों की कहानियां, लोक कथाएं, मजेदार कहानियां, डरावनी कहानियां जो उन्होंने सुनी थीं और कहानियां जो उन्होंने पढ़ी थीं। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में उसे कम से कम 1000 कहानियां सुनाई थीं। पिछले कुछ समय से बदन बाबू अपने बेटे के लिए खुद कहानियां बना रहे थे। वे आमतौर पर कर्जन पार्क में बैठकर कहानियां सोचा करते थे। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से बिल्टू को उनकी सभी कहानियां पसंद आना बंद हो गई थी। बिल्टू के चेहरे पर एक नज़र डालने से ही पता चल जाता था कि उसे कहानी अच्छी नहीं लगी है। बदन बाबू भी ये समझते थे, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियां थीं। दिन के दौरान एक अच्छी कहानी सोचना संभव नहीं था। ये समय दफ्तर में अपना काम करने में बीतता था और अब जब कर्जन पार्क की शांति भंग होने के कारण शाम को वहां बैठकर बिल्टू के लिए कहानियां सोचना संभव नहीं था। उन्होंने 2-3 बार लाल दीघी पार्क जाकर भी कहानियां सोचने का प्रयास किया था, पर वो भी काम नहीं आया। दीघी पार्क के बगल में बनी विशालकाय कम्युनिकेशन टावर ने आकाश के एक बड़े हिस्से को अवरुद्ध कर दिया था। बदन बाबू को वहां बड़ी घुटन महसूस हुई और वे कहानी पर फोकस ना कर सके। उसके बाद लाल दीघी के पार्क पर भी ट्राम लाइनों का कब्जा हो गया और बदन बाबू को कोई और जगह की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी वजह से आज बदन बाबू ने रिवरफ्रंट पर आने का निर्णय लिया था। आउट्राम घाट के दक्षिणी किनारे पर लगभग 1/4 मील तक लोहे की रेलिंग के साथ चलने के बाद उन्हें एक खाली बेंच मिली। वहां सामने ही फोर्ट विलियम था, जो ज्यादा दूर नहीं था। वास्तव में वहां से वे फोर्ट विलियम पर लगी हुई तोप देख सकते थे। तोप के बगल में एक तोप का गोला एक लोहे की छड़ पर लगा हुआ था, बिल्कुल एक विशाल लॉलीपॉप की तरह। बदन बाबू को अपने स्कूल के दिन याद आ गए। तोप हर दिन दोपहर 1 बजे चलाई जाती थी। इसकी आवाज़ सुनकर लड़के अपने दोपहर के भोजन के अवकाश के लिए भागते हुए बाहर आते थे। हेडमास्टर हरिनाथ बाबू भी अपनी पॉकेट वॉच का समय मिलाते थे। यह जगह बहुत शांत थी, हालांकि बिल्कुल सुनसान नहीं थी। आसपास कई नावें बंधी हुई थीं और नाविकों को आपस में बात करते हुए देखा जा सकता था। एक ग्रे रंग का जापानी जहाज कुछ दूरी पर लंगर डाले हुए खड़ा था।
किडरपोर की ओर आगे का क्षितिज जहाज़ों और यॉट्स के मस्तूलों से भरा हुआ था। ये एक सुखद जगह थी। बदन बाबू एक बेंच पर बैठ गए। स्टीमर से निकलने वाले धुएं के बीच में से वे आकाश में एक चमकीला तारा देख सकते थे। क्या ये शुक्र तारा हो सकता है? बदन बाबू को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पता नहीं कितने समय से इतना खुला आकाश नहीं देखा है। ओह, ये कितना विशाल था, कितना विशाल! ये वही सब कुछ था जो उन्हें अपनी कल्पना को उड़ान देने के लिए चाहिए था। बदन बाबू ने अपने कैनवस के जूते उतार दिए और बेंच पर पालथी मारकर बैठ गए। आज वे अपने खोए हुए समय की भरपाई कर सकते थे और कई कहानियों के लिए नए प्लॉट खोज सकते थे। वे बिल्टू के चेहरे की कल्पना कर सकते थे, बहुत ही खुश और उत्साहित। नमस्कार, उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी। ओह नहीं, क्या उन्हें यहाँ भी परेशान किया जाने वाला था? बदन बाबू मुड़े और उन्होंने एक अजनबी को बेंच के पास खड़े पाया। एक आदमी, बेहद पतला, लगभग 50 साल का, भूरे रंग की पतलून और जैकेट पहने हुए। एक जूट का थैला उसके कंधे से लटका हुआ था। उसके चेहरे की विशेषताएं शाम के धुंधलके में स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक नजर आ रही थी। एक अजीब सी मशीन उसकी छाती से लटकी हुई थी। उससे जुड़ी 2 रबर की नलियां आदमी के कानों में लगी हुई थीं। उम्मीद है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, नवागंतुक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कृपया बुरा न माने, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए। बदन बाबू काफी परेशान महसूस कर रहे थे। उस आदमी ने वहां आकर और जबरदस्ती बातचीत शुरू करके उनकी सारी योजनाएं चौपट कर दी थीं। अब वे बेचारे बिल्टू को क्या बताएंगे? आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा। इसका सीधा सा कारण ये है कि मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया, इस कलकत्ता जैसे बड़े शहर में। क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि जिन लोगों को आपने कभी नहीं देखा है, उनकी संख्या उन लोगों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए जिन्हें आपने देखा है? बदन बाबू थोड़े चिड़चिड़े स्वर में बोले। नवागंतुक ने व्यंग्य को अनदेखा कर दिया और कहा, मैं पिछले 4 वर्षों से हर दिन यहाँ आ रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं हर दिन इसी जगह पर बैठता हूँ, यहीं पर मैं अपने प्रयोग करता हूँ, अजनबी आदमी ने कहा। प्रयोग? बदन बाबू ने सोचा, नदी के किनारे इस खुली जगह में कोई किस तरह के प्रयोग कर सकता है? क्या ये आदमी थोड़ा पागल था? लेकिन क्या वो कुछ और भी हो सकता है? वो एक गुंडा हो सकता है या फिर एक जेब कतरा? हे भगवान, आज वेतन का दिन था। बदन बाबू का वेतन। 2 नए करारे 100 रुपए के नोट एक रुमाल में बंधे हुए थे और उनकी जेब में रखे हुए थे। उनके बटुए में 55 रुपए और 32 पैसे थे। बदन बाबू उठकर खड़े हो गए। सावधान रहना ही बेहतर है, उन्होंने सोचा। क्या आप जा रहे हैं? इतनी जल्दी? क्या आप नाराज हो गए? अजनबी ने कहा। नहीं नहीं। तो फिर आप अभी तो यहाँ पहुंचे हैं, है ना? आप इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? बदन बाबू शायद कुछ ज्यादा ही सतर्क हो रहे थे। उन्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार नावों में और भी लोग थे जो ज्यादा दूर नहीं थे। फिर भी बदन बाबू हिचकिचा रहे थे। नहीं, मुझे जाना होगा, देर हो रही है, वे बोले। देर? अभी तो 5:30 ही बजे हैं, अजनबी ने कहा। मुझे काफी दूर जाना है। कितनी दूर? बिल्कुल बाग बाजार तक। अरे, वो तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। फिर भी मेरा मतलब है कि ट्राम में कम से कम 40 मिनट लगते हैं और फिर ट्राम स्टॉप से मेरे घर तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। हाँ, वो तो है ही। बेशक। अजनबी अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। फिर वो खुद से बड़बड़ाने लगा। 40 + 10, ये 50 होता है। क्षमा कीजिए, मुझे मिनटों और घंटों की गणना करने की ज्यादा आदत नहीं है। मेरी प्रणाली अलग है। बैठ जाइए, बस थोड़ी देर के लिए, प्लीज। बदन बाबू फिर से बैठ गए। आदमी की आंखों और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें वापस बैठने के लिए मजबूर कर दिया। क्या इसी को सम्मोहन कहते हैं? मैं हर किसी को अपने पास बैठकर बातचीत करने के लिए नहीं कहता, लेकिन आप मुझे दूसरों से अलग व्यक्ति लगते हैं। आप सोचना पसंद करते हैं।
आप शेष 99% लोगों की तरह भौतिकवादी विचारों से बंधे नहीं हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? बदन बाबू ने हिचकिचाते हुए कहा, वेल, मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है। और आप विनम्र भी हैं? अच्छा है, मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो डींग मारते हैं। अगर सिर्फ डींग मारने का सवाल होता तो किसी को भी मुझसे ज्यादा ऐसा करने का अधिकार नहीं होता। अजनबी ने बोलना बंद कर दिया। फिर उसने अपने कानों से रबर की नलियां निकालीं और कहा, मैं कभी कभी चिंतित हो जाता हूं। अगर मैंने अंधेरे में गलती से स्विच दबा दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस पर बदन बाबू खुद को सवाल पूछने से नहीं रोक सके। क्या वो स्टेथोस्कोप है या ये कुछ और है? आदमी ने सवाल को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। कितना असभ्य व्यवहार था, बदन बाबू ने सोचा। लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ कह पाते, दूसरे आदमी ने उनसे आकस्मिक तरीके से एक प्रश्न पूछा, क्या आप लिखते हैं? लिखते हैं? आपका मतलब है काल्पनिक कहानियां? कहानियां या उपन्यास, काल्पनिक या गैर काल्पनिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही एक ऐसा काम है जो मैं कभी नहीं कर पाया। और फिर इतने सारे एडवेंचर्स, इतने सारे एक्सपीरियंसेस और रिसर्च, ये सब लिखा जाना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। एडवेंचर्स, एक्सपीरियंसेस, रिसर्च, ये आदमी किस बारे में बात कर रहा था? आपने कितने प्रकार के यात्री देखे हैं? उसके सवाल वास्तव में काफी बेतुके थे। बदन बाबू ने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यात्री एक से ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं। हाँ, यात्री कम से कम 3 प्रकार के होते हैं। कोई भी आपको ये बता सकता है। एक जो पानी पर यात्रा करते हैं, दूसरे जो जमीन पर यात्रा करते हैं, और तीसरे जो आकाश में यात्रा करते हैं। वास्को डी गामा, कैप्टन स्कॉट और कोलंबस पहली श्रेणी में आते हैं, और दूसरी श्रेणी में हुएन सांग, मुंगो पार्क, लिविंगस्टोन और यहाँ तक कि हमारे अपने विश्व यात्री उमेश भट्टाचार्य भी हैं। और आकाश में प्रोफेसर पिकार्ड जो एक गुब्बारे में 50,000 फीट तक गए थे, और वो नौजवान गागरिन जो चांद तक गया था। लेकिन ये सभी साधारण यात्री हैं। मैं जिस तरह के यात्री की बात कर रहा हूं वो न तो पानी पर चलता है, न जमीन पर, और न ही आकाश में। अजनबी ने कहा, तो वो कहाँ चलता है? बदन बाबू ने पूछा। समय में, अजनबी ने उत्तर दिया। क्या? बदन बाबू हड़बड़ाए। वो समय में चलता है, अतीत और भविष्य की यात्रा करता है, दोनों में स्वतंत्र रूप से घूमता है। वो वर्तमान के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता, अजनबी ने कहा। बदन बाबू को बात समझ में आने लगी। आप H.G. वेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? टाइम मशीन? क्या वो 2 हैंडल वाली साइकिल की तरह एक उपकरण नहीं था? एक आपको अतीत में ले जाएगा और दूसरा भविष्य में। क्या इस कहानी पर एक फिल्म नहीं बनी थी? आदमी तिरस्कारपूर्वक हंसा। वो तो सिर्फ एक कहानी थी। मैं वास्तविक जीवन की बात कर रहा हूँ, मेरे अपने अनुभव, मेरी अपनी मशीन। यह एक अंग्रेज द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी से बहुत आगे है। तभी दूर कहीं एक स्टीमर ने हॉर्न बजाया। बदन बाबू चौंक गए। अब से कुछ ही मिनटों में अंधेरा घिर जाएगा। केवल उन नावों पर लगी छोटी छोटी बत्तियां ही दिखाई देंगी। जल्दी से इकट्ठा हो रहे धुंधलके में बदन बाबू ने अजनबी को एक बार फिर देखा। सूरज की आखिरी किरणें उसकी आंखों में चमक रही थीं। आदमी ने अपना चेहरा आकाश की ओर उठाया और कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद कहा, मैं आपको अपनी समय यात्रा का एक अनुभव बताता हूँ। वास्तव में ये सब काफी मजेदार है। 300 साल पहले, ठीक इसी बेंच के पास, एक मगरमच्छ धूप में लेटा हुआ था। उसके सिर पर एक सारस बैठा हुआ था। एक डच जहाज विशाल पाल के साथ खड़ा था, बिल्कुल उस जगह जहां अभी वो छोटी नाव बंधी हुई है। एक नाविक डेक पर आया और उसने राइफल से मगरमच्छ पर गोली चला दी। उसे मारने के लिए एक गोली ही काफी थी। सारस उड़ने में कामयाब रहा, लेकिन उसका एक पंख मेरी गोद में आ गिरा। ये देखिए, ये रहा। उसने अपने कंधे के थैले से एक चमकदार सफेद पंख निकाला और बदन बाबू को दे दिया। ये लाल धब्बे क्या हैं? बदन बाबू को अपनी आवाज कर्कश लग रही थी।
घायल मगरमच्छ के खून की बूंदें पक्षी पर गिर गई थी। ये उसी के धब्बे हैं। बदन बाबू ने पंख लौटा दिया। आदमी की आंखों की चमक भी थोड़ी कम हो गई थी। अंधेरा घिरने लगा था। दृश्यता हर सेकंड कम होती जा रही थी। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? अजनबी ने छोटी सी वस्तु दिखाते हुए कहा। बदन बाबू ने छोटी सी वस्तु को अपने हाथ में लिया। यह एक छोटा त्रिकोणीय टुकड़ा था, एक छोर पर नुकीला। अजनबी ने कहना शुरू किया। 2000 साल पहले नदी के ठीक बीच में, उस तैरते हुए बुए के पास, एक खूबसूरती से डिजाइन किए गए पाल वाला एक जहाज समुद्र की ओर जा रहा था। यह शायद एक व्यापारिक जहाज था जो बाली या ऐसी ही किसी जगह पर व्यापार की तलाश में जा रहा था। यहाँ पश्चिम की हवा के साथ खड़े होकर मैं उसके 32 पतवारों को पानी में छप छप करते हुए सुन सकता था। आप? हाँ, और कौन? मैं इसी जगह पर एक बरगद के पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। आप क्यों छिप रहे थे? मुझे छिपना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि ये जगह अज्ञात खतरों से इतनी भरी हुई है। इतिहास की किताबों से अक्सर आपको ये बातें पता नहीं चलती हैं। आपका मतलब है जंगली जानवर? बाघ? बाघों से भी बदतर। एक आदमी, वो एक बर्बर आदमी था, लगभग इतना ऊंचा। उसने अपनी कमर की ओर इशारा किया। कुंद नाक वाला, अंधेरे जैसा काला। उसके कानों से झुमके लटक रहे थे। उसकी नाक में एक नथुनी थी। उसका शरीर टैटू के निशानों से ढका हुआ था। उसने अपने हाथ में एक धनुष और एक तीर पकड़ा हुआ था। तीर जहरीली नोक वाला था। सच में? हाँ, मेरा हर शब्द सच है। आपने ये सब खुद देखा? बाकी कहानी सुनो। ये अप्रैल का महीना था। एक भयंकर तूफान आ रहा था। ओह, ये कैसा भयानक तूफान था, जैसा मैंने फिर कभी नहीं देखा। वो खूबसूरत जहाज मेरी आंखों के सामने गरजती लहरों के बीच गायब होकर डूब गया। और फिर एक अकेला व्यक्ति भूखे शार्क और मगरमच्छों को चकमा देते हुए एक टूटे हुए लकड़ी के तख्त पर सवार होकर किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही वो उस तख्त से उतरा, ओ मेरे भगवान, क्या? आपको देखना चाहिए था कि उस बर्बर आदमी ने उसके साथ क्या किया। लेकिन फिर मैं और ज्यादा नहीं रुक सका। एक तीर आया और बरगद के पेड़ के तने में जा लगा। मैंने उसे उठाया और तुरंत वर्तमान में लौटने के लिए स्विच दबा दिया। यह उसी तीर की नोक है। बदन बाबू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। उस छोटी सी मशीन में इतनी जादुई शक्तियां कैसे हो सकती हैं? ये कैसे संभव था? अजनबी को जैसे उनके मन की बात पता चल गई। ये मशीन यहाँ, उसने कहा, इसमें ये 2 रबर की नलियां हैं। आपको बस इन्हें अपने कानों में डालना है। दाईं ओर का ये स्विच आपको भविष्य में ले जाएगा और बाईं ओर का स्विच आपको अतीत में ले जाएगा। सुई वाला छोटा पहिया, उस पर तारीखें और वर्ष लिखे हुए हैं। आप वो सटीक तारीख चुन सकते हैं जिस पर आप यात्रा करना चाहते हैं। बेशक, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि कभी-कभी ये चुनी हुई तारीख से थोड़ा बहुत चूक जाता है। ये एक सस्ता मॉडल है, इसलिए ये उतना सटीक नहीं है। सस्ता? इस बार बदन बाबू वास्तव में हैरान थे। हाँ, अजनबी ने फिर कहा, सस्ता केवल वित्तीय अर्थ में। अन्यथा इसे बनाने में 5000 वर्षों का वैज्ञानिक ज्ञान और विशेषज्ञता लगी है। लोगों को लगता है कि विज्ञान ने केवल पश्चिम में प्रगति की है और इस देश में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में भी बहुत वैज्ञानिक प्रगति हुई है। पश्चिम के वैज्ञानिकों ने अक्सर जटिल गणितीय सूत्रों पर काम करके अपना नाम बनाया है। क्या आप गणित का शुरुआती बिंदु जानते हैं? शुरुआती बिंदु? कैसा शुरुआती बिंदु? बदन बाबू को नहीं पता था। शून्य, आदमी ने कहा। शून्य? हाँ, शून्य। बदन बाबू चौंक गए। अजनबी आगे कहता गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। ये केवल उपयोग किए जाने वाले अंक हैं, है ना? 0 अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस क्षण आप इसे 1 के बगल में रखते हैं, ये आपको 10 देता है। 9 से 1 ज्यादा। जादू दिमाग को चकरा देता है। फिर भी हमने इसे एक सामान्य बात के रूप में स्वीकार कर लिया है।
सभी गणितीय सूत्र इन 9 अंकों और शून्य पर आधारित हैं। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव, बीजगणित, अंकगणित, यहाँ तक कि परमाणु विज्ञान, रॉकेट, सापेक्षता, इन 10 संख्याओं के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता। और क्या आप जानते हैं कि ये शून्य कहाँ से आया है? भारत से। ये पहले पश्चिम एशिया गया, फिर यूरोप और वहां से पूरी दुनिया में। वो सांस लेने के लिए रुका। दूर चर्च की घड़ी ने 6 बजाए। बदन बाबू ने पूर्वी आकाश की ओर देखा और पाया कि ग्रैंड होटल की छत के पीछे से चंद्रमा उगाया है। चीजें नहीं बदली हैं, अजनबी ने जारी रखा। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल अज्ञात हैं और शायद हमेशा वैसे ही रहेंगे। लेकिन विज्ञान का उनका ज्ञान पश्चिम के वैज्ञानिकों से कम नहीं है। वे अक्सर प्रयोगशालाओं में काम नहीं करते हैं, या उन्हें कागजों और किताबों या किसी अन्य सामान की जरूरत नहीं होती है। वे बस सोचते हैं और समस्याओं का समाधान निकालते हैं, सब अपने दिमाग में। क्या आप उन लोगों में से एक हैं? बदन बाबू ने धीरे से पूछा। नहीं, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली था कि मैं ऐसे एक आदमी से मिला। यहाँ नहीं। जब मैं छोटा था तो मैं पैदल बहुत यात्रा करता था, अक्सर पहाड़ों पर जाता था। वहीं पर मैं इस आदमी से मिला। उसका नाम गणितानंद था, लेकिन उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने चीजें लिखी भी थीं। उनकी सभी गणितीय गणनाएं उन पत्थरों पर की गईं जो उनके रहने के स्थान से 30 मील के दायरे में बिखरे हुए थे। हर पत्थर और बोल्डर पर चाक के टुकड़े से लिखा हुआ था। उन्होंने अपने गुरु से समय में यात्रा करने की कला सीखी थी। मैंने ये गणितानंद से ही जाना था कि कभी एवरेस्ट से लगभग 5000 फीट ऊंची एक दूसरी चोटी थी। 47,000 साल पहले एक विनाशकारी भूकंप से इसका आधा हिस्सा जमीन में धंस गया था। उसी भूकंप के कारण एक पहाड़ में दरार आ गई, जिससे एक झरना निकला। जो नदी अब हमारे सामने बह रही है वो इसी झरने से शुरू हुई थी। अजीब। ओह, ये सब कितना अजीब था। बदन बाबू ने अपनी चादर के एक कोने से अपना माथा पोंछा और कहा, क्या आपको वो मशीन उनसे मिली थी? हाँ, अजनबी ने कहा। मेरा मतलब है कि नहीं, उन्होंने वास्तव में मुझे ये नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे उन चीज़ों के बारे में बताया था जिनसे ये बनी थी। मैंने उन सभी को इकट्ठा किया और मशीन खुद बनाई। ये नलियाँ वास्तव में रबर से नहीं बनी हैं। ये एक पेड़ की छाल है जो केवल पहाड़ियों में पाई जाती है। मुझे एक भी पार्ट बनवाने के लिए किसी दुकान या कारीगर के पास नहीं जाना पड़ा। ये पूरी मशीन प्राकृतिक चीज़ों से बनी है। मैंने डायल पर निशान खुद बनाए, लेकिन शायद ये हाथ से बना होने के कारण ये कभी-कभी खराब हो जाता है। जैसे भविष्य के लिए बना स्विच कुछ समय से काम नहीं कर रहा है। क्या आपने भविष्य की यात्रा की है? बदन बाबू ने पूछा। हाँ, केवल एक बार की थी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, केवल 30वीं सदी तक। अजनबी ने जवाब दिया। आपने क्या देखा? देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। मैं एक बड़ी सी सड़क पर अकेला ही चल रहा था। तभी अचानक कहीं से एक अजीब दिखने वाला वाहन आया और मुझे लगभग कुचल ही दिया था। मैंने फिर कभी भविष्य में जाने की कोशिश नहीं की। और आप अतीत में कितनी दूर तक गए हैं? ये मशीन मुझे सृष्टि की शुरुआत तक नहीं ले जा सकती। सच में? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सबसे दूर तक तब जा सका जब रेप्टाइल्स पहले ही आ चुके थे। बदन बाबू का गला थोड़ा सूख गया। कौन से रेप्टाइल्स? उन्होंने पूछा। सांप? ओह नहीं, नहीं, सांप तो बहुत बाद में पृथ्वी पर आए हैं। तो फिर? ब्रोंटोसॉर्स, टायरानोसॉर्स, डायनासोर जैसी चीजें। आपका मतलब है कि आप दूसरे देशों में भी गए हैं? नहीं, हमारे अपने देश में ये सभी चीजें थीं, इसलिए मुझे दूसरे देशों में नहीं जाना पड़ा। क्या वास्तव में ये सब कभी हमारे देश में था? बेशक, ठीक यहीं पर, इसी बेंच के बगल में। बदन बाबू की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। एक बार मैं जुरासिक युग में गया था, आदमी ने कहा। गंगा तब यहाँ मौजूद नहीं थी। ये जगह आसमान, पथरीले टीलों और बहुत सारे जंगली पौधों और लताओं से भरी हुई थी। जहाँ अब आप वो जेट्टी देख रहे हैं, वहाँ एक गंदा तालाब था।
मैंने उस पर एक आकाशीय रोशनी को चमकते हुए देखा। इसकी रोशनी में मैंने एक स्टेगोसॉरस को देखा। आपने चीनी ड्रैगन की तस्वीरें देखी हैं, है ना? ये थोड़ा वैसा ही था। मैंने इसकी तस्वीर एक किताब में देखी थी, इसलिए मैं इसे पहचान गया। ये कुछ पत्तियां खाते हुए तालाब को पार कर रहा था। मुझे पता था कि ये मुझ पर हमला नहीं करेगा क्योंकि ये एक शाकाहारी जानवर था। लेकिन फिर भी मैं डर से लगभग जम गया था और वर्तमान में लौटने के लिए स्विच दबाने ही वाला था। तभी मैंने अपने सिर के ठीक ऊपर पंखों की फड़फड़ाहट सुनी। मैंने ऊपर देखा और पाया कि ये एक टेरोडैक्टाइल था। ये एक पक्षी जानवर और एक चमगादड़ का मिश्रण था। वो स्टेगोसॉरस पर झपटा और दोनों लड़ने लगे। फिर मेरी नज़र पास में पड़े एक बड़े पत्थर पर पड़ी। पत्थर में एक बड़ी दरार के अंदर एक चमकदार, गोल, सफ़ेद अंडा था। टेरोडैक्टाइल का अंडा। भले ही मैं डर से कांप रहा था, लेकिन मैं अपने लालच को ना रोक सका। मैंने अंडा जेब में डाल लिया और वर्तमान में लौटने के लिए स्विच दबा दिया। क्या इस तरह की चीज़ वास्तव में कल्पना के दायरे से बाहर हो सकती है? बदन बाबू ने सोचा। मैं आपको अपनी मशीन का परीक्षण करने की अनुमति देता। लेकिन बदन बाबू के माथे की एक नस फड़कने लगी। लेकिन क्या? संतोषजनक परिणाम मिलने की संभावना बहुत कम है। क्यों? वैसे आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हो सकता है आप समय यात्रा करने में सफल हो जाएं। बदन बाबू मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे झुके। उस आदमी ने नलिया बदन बाबू के कानों में डाली, एक स्विच दबाया और उनकी दाहिनी कलाई पकड़ ली। मुझे आपकी नाड़ी देखने की जरूरत होगी। बदन बाबू घबराते हुए फुसफुसाए। ये मुझे अतीत में ले जाएगी या भविष्य में? अतीत। 6000 वर्ष ईसा पूर्व। अपनी आंखें जितनी कसकर हो सके बंद कर लें, वो आदमी बोला। बदन बाबू ने आज्ञा का पालन किया और लगभग एक पूरे मिनट तक अपनी आंखें बंद करके उत्सुकता से बैठे रहे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। फिर वे बोले, कुछ भी होता हुआ नहीं लग रहा है। उस आदमी ने मशीन बंद कर दी और वापस ले ली। आपके समय यात्रा करने की संभावना बहुत ही कम थी, लगभग 10 लाख में से एक, उस आदमी ने कहा। क्यों? बदन बाबू ने पूछा। ये मशीन केवल तभी काम करती जब आपके सिर पर बालों की संख्या बिल्कुल मेरे बालों की संख्या के बराबर होती। बदन बाबू एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह महसूस कर रहे थे। उन्हें दुख हो रहा था कि उन्होंने समय यात्रा का इतना अच्छा अवसर खो दिया था। अजनबी ने फिर से अपना हाथ अपने बैग के अंदर डाला और कुछ और निकाला। चांदनी में अब सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ये एक चमकदार, गोल, सफ़ेद अंडा था। टेरोडैक्टाइल का अंडा। क्या मैं इसे अपने हाथ में पकड़ सकता हूँ? बदन बाबू ने हिचकिचाते हुए पूछा। अजनबी ने अंडा उनके हाथ में थमा दिया। ये काफी भारी था और इसकी सतह विशेष रूप से चिकनी थी। ठीक है, अब जाने का समय है, देर हो रही है, अचानक अजनबी ने कहा। बदन बाबू ने अंडा लौटा दिया। भगवान जाने इस आदमी ने अपनी समय यात्रा में और क्या क्या देखा था। बदन बाबू ने मन ही मन सोचा। उम्मीद है कि आप कल फिर यहाँ आ रहे हैं। बदन बाबू ने कहा। मैं कोशिश करूँगा। करने के लिए बहुत सारे काम बाकी है। कल कलकत्ता के अस्तित्व में आने के बारे में जांच करनी है। मुझे आज विदा लेने की अनुमति दे। अलविदा। ये कहकर वो अजनबी चला गया। इसके बाद बदन बाबू ट्राम स्टॉप की तरफ चल दिए। बदन बाबू ट्राम स्टॉप पर पहुंचे और एक ट्राम में चढ़ गए। फिर उन्होंने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। उनके दिल की धड़कन रुक सी गई। जेब से बटुआ गायब था। अब उन्हें सब समझ आ गया था कि कैसे उस अजनबी ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया और उनका बटुआ चुरा लिया। वे अपने आप को कोस रहे थे। अब मुझे पता चला कि क्या हुआ, उन्होंने सोचा। जब मैंने अपनी आंखें बंद की और उसने मेरा हाथ पकड़ा, तभी उसने चुपके से बटुआ उड़ा लिया। हे भगवान, कैसा बेवकूफ़ बनाया। जब वे घर पहुंचे तो रात के 8 बजे से ज्यादा बज चुके थे। अपने पिता को देखकर बिल्टू का चेहरा खिल उठा। तब तक बदन बाबू कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। मैं आज तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा, उन्होंने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। सच में? आपका मतलब है?
यह उन सभी अन्य कहानियों की तरह फ्लॉप नहीं होगी? बिल्टू ने हर्षित स्वर में पूछा। नहीं, बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं होगी। मेरा वास्तव में यही मतलब है। कैसी कहानी बाबा? समय यात्रा की कहानी, और भी बहुत कुछ। ये एक दिन में खत्म नहीं होगी, बदन बाबू ने कहा। बिल्टू के लिए कहानियां बनाने और उसके जीवन में कुछ पल की खुशी लाने के लिए उन्हें आज जितनी कहानियों के कथानक मिल गए थे, उनके सामने 55 रुपये और 32 पैसे बहुत ही तुच्छ चीज थी। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।